लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो अब बात कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है आई। एक बार के लिए करंट की डायरेक्शन में ऐसी असाइन कर लेता हूं। ठीक है, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और ये है सेंटर सी। मान लेते हैं कि इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो रेडियस आर यूनिट का है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो मान लेते हैं एन। ठीक है, एन टर्न्स ऑफ वायर। हाँ, ये रिंग है, रिंग। पहला टर्न, उसी के ऊपर दूसरा टर्न, उसी के ऊपर तीसरा टर्न, ऐसा। हाँ, कंसेंट्रिक है सारे टर्न्स। मतलब ऐसे मतलब समझ रहे हैं, एक के ऊपर ही दूसरा लपेटा हुआ है, ऐसे लेंथ नहीं जनरेट कर रहे हैं। लेंथ जनरेट करेंगे तब तो सॉलिनॉइड बन जाएगा। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि बस एक टर्न, उसी के ऊपर दूसरा टर्न। ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां? सेंटर सी पर। तो सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया जाए? तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लें। लीजिए, ये करंट के डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इस छोटे से एलिमेंट का नाम है डीएल। ये एक वेक्टर टर्म है। ठीक है, चलिए फिर सेंटर सी से इस डीएल को जरा ज्वाइन कराइए। तो डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ओके। तो इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड यदि बायोट सावर्ट लॉ यूज करके हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सॉरी ये क्या था हमारे पास? ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। होगा ना? ठीक है, इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से सेंटर सी पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो बायोट सावर्ट लॉ यूज करेंगे और डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो डीएल क्रॉस आर से निकालते हैं। डीएल की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए। आर कहां है? आर है ये डीएल से इस दिशा में जाने वाला ये वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर कहां है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। वैसे ही डीएल एलिमेंट आप कहीं पर भी ले लें, यदि आपने यहां पर भी डीएल एलिमेंट ऐसा लिया होता तो ये डीएल क्रॉस आर कहां मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होता? बाहर। डीएल क्रॉस आर कहां मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होता? बाहर। यानी इस रिंग के ऊपर जितने भी छोटे छोटे डीएल 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 एलिमेंट हैं, सबको मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए? ऐसे जितने भी छोटे 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 एलिमेंट होंगे सबकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये लीजिए B कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ठीक है, I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका रह गया? डीएल का। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका रह गया? डीएल का। 0 से L के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, वेयर L इज, L क्या होगा? तो L इज 2 पाई आर इंटू एन होगा। L लेंथ ऑफ दी वायर है, उससे आपने n टर्न्स जनरेट किया था। इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ dl को 0 से L के लिए। L की वैल्यू n टाइम्स ऑफ 2 पाई r है। तो ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? ये आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज L और L की वैल्यू है 2 पाई r इंटू n। तो ये 2 पाई से 2 टाइम्स में r से एक आर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो n है ना, ये आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। हाँ, मैं किस बारे में बात कर रहा था? तो मैं कह रहा था डायरेक्शन। देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो लूप के लिए हमारे पास एक दूसरा रूल है। वो रूल ये है कि ये हमारे पास लूप है,
मान लेते हैं कि ये लूप में फ्लो होने वाला करंट ऐसा है, लूप में फ्लो होने वाला करंट कैसा ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लूप, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लूप। ये राइट हैंड के चारों फिंगर को, जिधर थंब आएगा वही थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी अभी के लिए ये करंट कैसा है, तो करंट है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो आप अपने राइट हैंड के ये चारों फिंगर को घुमाइए, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। थंब कहां आ रहा है? प्लेन के बाहर, यानी इस सेंट्रल रीजन में जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के बाहर है, बाहर। यदि लूप में इसका उल्टा हुआ होता, एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि यदि करंट ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रही होती, क्लॉकवाइज सेंस में, तब आप क्या करते? फिर से अपने राइट, लेफ्ट नहीं, राइट, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसा घुमाइए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लूप। तो थंब कहां आएगा? थंब अब आ रहा है प्लेन के अंदर, अंदर। तो इस सेंट्रल रीजन में जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लेन के अंदर। ठीक है? तो यदि क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर है। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा ना, क्लास 10th में। क्या पढ़ा था? कि यदि करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रही है तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रहा है, और वो रीजन जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। मतलब कि आप, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस रिंग को हटा के आप एक मैग्नेट भी लेके आ सकते हैं। तो वो मैग्नेट की जो साइड आपको अभी दिखाई दे रही है वो वाली साइड होगी जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कहां से आता है? नॉर्थ से या साउथ से? नॉर्थ से। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये वाला जो फेस है वो नॉर्थ फेस ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ। ठीक है? ये ऐसे एन जैसा लिख दिया है मैंने, एन। और ये वाला जो फेस है यहां पे आप देखेंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। मतलब कि इस रिंग को हटा के एक मैग्नेट लेके आना हो तो मैग्नेट का कौन सा फेस यहां पे रखेंगे? वो वाला फेस जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर जा रही है। तो वो वाला फेस कौन सा फेस होता है? साउथ फेस होता है। ठीक है? चलिए, तो डायरेक्शन यदि समझ में आ गया है तो नेक्स्ट हम लोग फटाफट बात करते हैं एक वन रिंग के बाद, मतलब एक कंप्लीट रिंग के बाद नेक्स्ट लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू हाफ रिंग। ऐसा है, बस वही कि ये हमारे पास ऐसी एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है, ये सेंटर सी है और ये हमारा रेडियस आर। ठीक है? तो इस हाफ रिंग में यदि मैं नाम निकाल दूं, दिस इज ए बी सी हो ही गया, डी ई। तो सबसे पहले बताइए, हमें सी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या ये ए बी सेगमेंट सेंटर सी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ए बी सेंटर सी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ए बी के लिए उसके एक्सिस पे पॉइंट है सी। सिमिलरली डीई भी पॉइंट सी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस हाफ रिंग की वजह से बनेगा। तो हाफ रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो एक कंप्लीट रिंग की वजह से था, इनटू एन। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? हाफ। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 4r। डायरेक्शन कहां है? तो डायरेक्शन के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर को ऐसा कर्ल कर लीजिए, डायरेक्शन है प्लेन में अंदर। ठीक है? नेक्स्ट लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वार्टर रिंग की वजह से। तो क्वार्टर रिंग से मेरे कहने का मतलब है ऐसा 1/4 ऑफ द रिंग। यहां से करंट आया, करंट ऐसा चला गया, ऐसा। ये जो रेडियस है वो रेडियस आर के बराबर। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है? आई। तो फिर से इस सेगमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड 0, इस सेगमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड 0,
जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस 1/4 ऑफ द रिंग की वजह से। तो इस 1/4 ऑफ द रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कंप्लीट रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r था। यदि 1/4 नंबर ऑफ टर्न्स है तो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर होगा। ओके, क्वार्टर रिंग के बाद इसको इरेज कर दूं ना। नेक्स्ट लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3/4 ऑफ रिंग ऐसा है कि ये हमारे पास एक लूप है, करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसा चला गया, ये सेंटर सी है, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी कितना होगा, तो ये अब तक आपको समझ आ गया है, म्यू नॉट आई बाई 2r एक कंप्लीट रिंग की वजह से, तो इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड अभी के लिए आ रही है वो है प्लेन के अंदर। लास्ट लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ एंगल थीटा। ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक आर्क है, ऐसा, ये करंट ऐसा आया ऐसा चला ऐसा चला गया, ये है सेंटर सी, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर के बराबर। चलिए इसके लिए भी बिल्कुल वही बात कि इस सेगमेंट की वजह से सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बस इस आर्क की वजह से। कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे आप ये कंप्लीट रिंग की वजह से तो म्यू नॉट आई बाई 2r था, इसे इसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है थीटा बाई 2 पाई, यानी तो थीटा बाई 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। यदि ये डिग्री में होगा तो थीटा बाई 360 डिग्री लिख दीजिएगा, रेडियन में होगा तो थीटा बाई 2 पाई लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख के देता हूं कि और मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 360 डिग्री। समझ गए, डायरेक्शन कहां होगा, तो ये जो करंट मैंने असाइन किया हुआ है उसकी वजह से डायरेक्शन है प्लेन के अंदर, करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन हो जाता। चलिए आइए देखिए, तो इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल ये है, ठीक है, कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है कितने का, I यूनिट का, ये रेडियस R2 है, ये वाला रेडियस R1 है, ये एंगल अल्फा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट इस पॉइंट का नाम O निकाल दें, O, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस BC सेगमेंट की वजह से होगा और DA सेगमेंट की वजह से होगा। ये वाली बात तो समझ आ रही है ना कि CD और AB की वजह से पॉइंट O पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि CD या AB की वजह से पॉइंट O उसकी एक्सेस पे है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड BC की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड DA की वजह से। तो इसके लिए तो अभी अभी बताया ये एंगल कितना है अल्फा, तो दिस इज अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r2। डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन है प्लेन के अंदर, प्लस DA की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 2 पाई माइनस अल्फा, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये एंगल है 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स ऑफ R1। डायरेक्शन कहां है, प्लेन के अंदर, ठीक है, डायरेक्शन प्लेन के अंदर ही है, तो आप चाहें तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर ले सकते हैं, तो दिस इज कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन R2 प्लस 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन R1 प्लेन के अंदर।
चलिए आइए, इसके बाद एक और सवाल बनाते हैं, वो ये है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है एज सोन इन द फिगर, जिसमें करंट है आई, ये एक सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर सी पर, सेंटर सी पर। चलिए आइए, तो मैं क्या करता हूं कि कुछ नाम निकाल देता हूं। ये इधर से ऐसा आया वायर, इसका नाम ए बी, ये सी है ही सही, इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम ओ है ही, इस पॉइंट का नाम एफ। ठीक है, तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी डी ओ की वजह से लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ए एफ की वजह से लिखेंगे। सुनिए, हमें यहां सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये जो ए बी है वो कैसा वायर है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के बराबर होता है, वेयर आर इज दिस मच ऑफ डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस आर दे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। चलिए, इसकी वजह से डायरेक्शन के बारे में बात कर लें, तो थंब आपने अलाइन किया ऐसा, और पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गया, बाहर, बाहर, बाहर यानी कि के कैप। ठीक है, बाहर यानी कि, चलिए एक बार के लिए तो मैं ऐसा डॉट ही लिख देता हूं, ठीक है। चलिए डॉट तो नहीं लगाता हूं मैं, इसको एक बार के लिए के कैप ही लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो बी डी ओ है, ये बी डी ओ क्या है, हाफ रिंग। तो हाफ रिंग के अलोंग डायरेक्शन के बारे में बात कर लें, कि करंट के अलोंग आपने फिंगर ऐसा कर्ल किया, थंब कहाँ रहा है, बाहर, तो इसके लिए भी डायरेक्शन कहाँ है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन यानी के कैप में, और वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये भी क्या है, के कैप। चलिए नेक्स्ट कौन सा, ओ एफ। तो ये ओ एफ वायर आपका कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, कैसा वायर है ये, ओ एफ भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, होगा ना भाई, इसका एक एंड ओ पर है और दूसरा एंड इंफिनिटी तक जा रहा है, तो उसकी वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये ओ था, तो वो भी कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है, सॉरी ये आर नहीं, आर बाई 2 लिखना था मुझे यहाँ, दिस इज 4, आर की बजाय क्या लिख देंगे, आर बाई 2, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस तो आर बाई 2 होगी ना। हाँ, लास्ट आखिरी इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बताइए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर इज अगेन कितना है, आर बाई 2 है, और इसकी वजह से डायरेक्शन बताइए, तो थंब आपने अलाइन किया ऐसा, और इस पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ऐसा यानी कि माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स में है ना मैग्नेटिक फील्ड। भाई थंब ऐसे सी पर गए, फिंगर कर्ल कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, हाँ ये जेड में आ रहा है ना वायर, ठीक है, वायर जेड में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर जो ओ एफ है, फिर से देख लीजिए, पॉइंट ओ से ऐसे आपकी तरफ वायर आ रहा है, तो थंब आपने ऐसा अलाइन कर लिया, और सी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। तो ये 2 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 टाइम्स में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर 1 बाई पाई प्लस 1 के कैप, ये 2 टाइम्स में, माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आई कैप। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जवाब। ठीक है, अगला हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है, इसमें हमें सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो एक बार के लिए यदि मैं इसका नाम कुछ ए निकाल दूं, इस पॉइंट, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, ये सी है, इधर कोई पॉइंट है डी। ठीक है, तो सेंटर सी पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट सेगमेंट वायर एडी की वजह से भी होगा, और ए बी डी जो कि आर्क है उसकी वजह से भी होगा, है ना। अच्छी बात यह है कि ये ए बी डी की वजह से भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगी, और डी ए की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो यहां पे यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, क्या लिखना है, बी नेट, तो बी नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए
बी डी लिखेंगे, ड्यू टू ए बी डी लिखेंगे। बताइए ये डी ए सेगमेंट जो कि एक स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस सी से वायर एडी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये डिस्टेंस आर है तो ये वाला एंगल 60 होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर कॉस 60 होगा। कॉस 60 इज 1/2, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? r/2 है। तो मैं एक बार के लिए सिर्फ डी ए सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, तो ये इसकी वजह से क्या होता है फॉर्मूला? तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर इज एक्चुअली r/2 इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। यहाँ θ1 भी 60 डिग्री का है और θ2 भी 60 डिग्री का है, तो दिस इज साइन 60 प्लस साइन 60। ये किसका काम हो गया? तो ये हमारे पास काम निपट गया स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ दी वायर का। अगला हमारे पास ये जो ए बी डी है, ए बी डी, वो एक लूप है, आर्क है। इस आर्क में बनने वाला ये वाला एंगल कितना है? 240 है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 240 बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। लीजिए कितना आ गया ये? तो यहां से यदि हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2r निकालने बाहर, तो साइन 60 इज √3/2, तो ये हमारे पास √3/पाई प्लस 2/3। मैग्नेटिक फील्ड कहां गया? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है। एक और बताइए। चलिए तो इसके बाद अगला सवाल है ये हमारा, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड से फिर से कहाँ निकालना है? सेंटर पर। ठीक है, तो यदि मैं फिर से इसका नाम निकाल देता हूं कि ये है हमारे पास ए, ये बी, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं सी। तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन बनाएगा? तो ये वायर ए बी स्ट्रेट सेगमेंट ये भी बनाएगा और बी सी ए भी बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे पहले तो ए बी सेगमेंट की वजह से, और फिर से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे किसकी वजह से? तो बी सी ए की वजह से, बी सी ए की वजह से। स्ट्रेट सेगमेंट वाला बिल्कुल सेम है ना। यानी सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस r cos 60, r cos 60 यानी कि r/2 है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r/2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस आर्क की वजह से, तो ये आर्क का अभी बनने वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री का। तो इसके लिए अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन बता दीजिए। तो ये जो ए बी सेगमेंट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? प्लेन में अंदर है, अंदर है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं क्रॉस। ठीक, नेक्स्ट इज ये ए सी बी, सॉरी करंट है बी सी ए की तरफ। तो बी से सी से ए की तरफ यदि आप अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, थंब कहां आ रहा है? बाहर, यानी कि ये वाला सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां बना रहा है? बाहर बना रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 2 टाइम्स में कैंसिल। तो फिर से यदि हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3/2 प्लस √3/2 यानी कि √3/पाई। डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। माइनस टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r बाहर ले लिया 1/3। अच्छा, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस किया है तो डायरेक्शन इसका वाला, ठीक है। या नहीं तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2r 1/3 माइनस √3/पाई डॉट। ठीक है। डायरेक्शन ये ए से बी की तरफ अपने थंब को अलाइन किया,
स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द वायर की वजह से डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है कि अपने थंब को अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब की तरफ, थंब ऐसे अलाइन किया करंट की तरफ। ये जो फिंगर कर्ल है, यानी कि ये जो नेल्स हैं आपके, वो नेल्स कहाँ जा रहे हैं? नेल्स जा रहे हैं पॉइंट ओ पर प्लेन के अंदर अंदर। तो इसके लिए क्रॉस साइन लगा दिया, अंदर था। दूसरा, ये जो लूप है, लूप के लिए रूल क्या है? लूप के लिए रूल है कि आपको अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द वायर। और अब थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है। लूप और स्ट्रेट वायर में यही डिफरेंस है कि लूप के लिए आपको अपने इन चारों फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द वायर अलाइन करना होता है। तो थंब क्या दे देता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है? प्लेन में बाहर। ठीक है, नहीं आया समझ? हाँ, गोइंग डाउन द प्लेन क्रॉस, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन डॉट। ठीक है, हाँ चलिए आइए नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा एक सवाल कि एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लूप की रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, इसमें ये करंट एक साइड से अंदर आ रहा है ऐसा, इधर जाने वाले करंट का नाम I1 है, दूसरी साइड यहां से बाहर निकलने वाले करंट का नाम क्या है? सॉरी, इधर इस आर्क के अलॉन्ग ट्रैवल करने वाले करंट का नाम I1 है और इस आर्क के अलॉन्ग ट्रैवल करने वाले करंट का नाम I2 है। ठीक है, यहां दोनों करंट दोबारा से जुड़ गए और ये I करंट बाहर चला गया। तो हमें क्या करना है? हमें इधर लेट से ये पॉइंट O है, पॉइंट O पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए सोचते हैं। यदि टोटल रेजिस्टेंस लूप का R है तो मैं एक बार के लिए इस ऊपर वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस R1 नाम दे देता हूं और इस नीचे वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस R2 नाम दे देता हूं। ठीक है, बता सकते हैं R1 R2 और किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये सोच सकते हैं। तो ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल है 2 पाई। ठीक है, तो पूरे 2 पाई एंगल में जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर है। ओके, तो एक यूनिट एंगल में कितना रेजिस्टेंस होगा? तो R डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये जो आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो थीटा एंगल में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो वो R डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा होगा। ये ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना है? तो ये है 2 पाई माइनस थीटा, है ना। यानी कि फिर इस 2 पाई माइनस थीटा एंगल में जो रेजिस्टेंस होगा वो R अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये है हमारा R1, ये क्या है? ये R1 है, ये क्या है? ये R2 है। ओके, ओके, यहां तक वाली बात सही है। चलिए, अब ये पता है ना कि जो करंट होता है तो वो करंट अपने आप को इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, यानी I1 बाई I2 ये R2 बाई R1 के बराबर होगा। ओके, I1 बाई I2 क्या होगा? R2 बाई R1 के बराबर होगा। मतलब यहां रेजिस्टेंस कम है तो यहां से ज्यादा करंट गया होगा, यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां से करंट कम गया होगा। तो R2 की वैल्यू ये R बाई 2 पाई तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जस्ट थीटा, ऐसा लिख सकते। ये ठीक है, यानी यहां से एक रिलेशन मेरे पास आ रहा है, वो ये है कि I1 इंटू थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। चलिए, यदि कभी जरूरत हुआ तो इस रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब यदि मुझे पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों आर्क की वजह से होगा। मतलब ये वाला जो आर्क है जिसमें करंट ये ऐसे A से B की तरफ गया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहां बना देगा? प्लेन के अंदर अंदर अंदर। वो कहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? प्लेन के अंदर। कितनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा वो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यूनॉट I1 बाई 2R के बराबर का बना रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लेन के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए इस सेगमेंट के बारे में बात करें। ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है जिससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I2 है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्लेन के बाहर। कहां बनेगी? बाहर बनेगी। कितनी वैल्यू का बनेगा? तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एंगल विच इज 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यूनॉट I2 बाई 2R, और उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? कहां है? बाहर है। आई बात समझ? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं ना। चलिए अब जरा इस रिलेशन को देखिए कि I1 इंटू थीटा किसके बराबर है। तो I1 इंटू थीटा, यहां पे मैं लिखूंगा I2, सॉरी, ठीक है, I1 इंटू थीटा I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा के बराबर है। तो I1 इंटू थीटा की बजाय मैं लिख देता हूं I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई बाई 2r, ये है डाउन दी प्लेन, प्लस 2 पाई माइनस थीटा इंटू I2 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू r कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये तो पूरा ही निपट गया और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना आ गया, 0। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये चाहे तो इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि कोई लूप है जो किसी यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, इसके एक साइड से करंट एंटर करता है और दूसरी साइड से किसी भी एंगल पर करंट बाहर चला जाता है। कहा, सॉरी ये 2r था यहां पर, हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कोई सा भी अरेंजमेंट है जिसमें एक साइड से करंट एंटर करता है, दूसरी साइड से करंट बाहर चला जाता है, तो सेंटर पर बनने वाली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। ठीक है, मैं इस बात को लिख भी देता हूं, देखिएगा ऐसा, ये ठीक है, लिख लिया। मैं ये कह रहा था, तो ऐसे किसी भी अरेंजमेंट में जहां से एक साइड से लूप के अंदर करंट एंटर करता है और दूसरी साइड से करंट बाहर निकल जाता है, तो इन सभी सिचुएशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे वो कितना होगा, वो हमेशा 0 होगा। हमेशा करंट मतलब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर 0 होगा। ठीक है, हाँ। तो अगला सवाल हमारे पास ऐसा है कि ये अरेंजमेंट है, इसमें हमें फिर से सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये इसका निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो 3/4 ऑफ रिंग है उसकी वजह से लिख लें। ठीक है, 3/4 ऑफ द रिंग, यहां पे इसने कितना एंगल बनाया है, तो ये एंगल होगा 270 डिग्री का। तो सिर्फ रिंग की वजह से, सिर्फ रिंग की वजह से यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, तो रिंग की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू म्यूनॉड आई बाई 2r। और रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस है a। रिंग की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो रिंग की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है भाई, चलिए फिर बताइए, इस सेगमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, नहीं। इस सेगमेंट की वजह से यहां सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगा। तो इसकी वजह से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेट वायर वाला। क्या है स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला, तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है म्यूनॉड आई बाई 4 पाई स्ट्रेट वायर से पॉइंट सी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि ये स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा b, इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। θ1 क्या होता था, तो वायर के एक एज को पॉइंट से कनेक्ट कीजिए और फिर वायर के दूसरे एंड को पॉइंट से कनेक्ट कीजिए, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा क्या, θ2 विच इज 45 डिग्री का होगा, है ना। तो म्यूनॉट आई बाई 4 पाई b इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, ये दूसरी साइड तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये इस सेगमेंट की वजह से हो गया, इस सेगमेंट की वजह से। इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ है, तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन कहाँ, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, क्योंकि दोनों में करंट आई सेम है और इसका भी सेंटर सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, इसका भी बनने वाला ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल यहां पर भी 45 है। तो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो क्या गया ये बताइए हमारे पास, दिस इज 3/4 टाइम्स ऑफ म्यूनॉड आई बाई 2a प्लस म्यूनॉड आई बाई 2 पाई b इंटू 1/√2। ठीक है, ये लीजिए कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। चलिए
तो रिंग में हम लोगों ने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और किसी करंट कैरिंग रिंग में उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा है कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग, ठीक है। ये रिंग को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से डिनोट रिप्रेजेंट कर देता हूं कि रिंग का जैसे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये प्लेन के पीछे का है, जिसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, रिंग में फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट लिट से आई है, और रिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स n है, कैपिटल N। ठीक है, ये n अभी फ्रैक्शन नहीं है, n अब ये फ्रैक्शन नहीं है, ये n इंटीजर है। ठीक है, कहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये है रिंग की एक्सिस। हमें एक्सिस पर ही किसी पॉइंट P पर, जैसे ये कोई एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P, जो कि ये रिंग के सेंटर C से लेट से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर है, हमें इधर ही किसी पॉइंट P पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो रिंग है, ये रिंग की रेडियस r है। ठीक है, ओके, तो क्या किया जाए, वही बायोट-सेवर्ट लॉ ही लगाएंगे, है ना। तो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए सबसे पहले एलिमेंट कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं सुनिएगा। तो करंट यहां पर बाहर आ रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया है, और इस छोटे से करंट एलिमेंट का नाम है डीएल। तो वो डीएल किस दिशा में है समझ रहे हैं, डीएल ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये रिंग ऐसी रखी हुई है, ऐसी ऐसी, और पहला जो एलिमेंट लिया है हम लोगों ने वो वायर के टॉप पॉइंट पर लिया है। टॉप पॉइंट पर ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट है, उस छोटे से एलिमेंट से करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा छोटा सा एलिमेंट वायर के इस एंड पर ले लें, तो यहां पर जो करंट है वो करंट अभी प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर। इस एलिमेंट में करंट है प्लेन के अंदर, इस एलिमेंट में करंट है प्लेन के बाहर, क्योंकि रिंग थी ऐसी। ये वाला एलिमेंट वायर के टॉप पॉइंट पर है, और ये नीचे वाला एलिमेंट वायर के बॉटम पॉइंट पर है। समझ गए, चलिए। तो अगला काम हम लोगों को क्या करना होता है, तो ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट से हम लोग पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा रेडियस, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा करंट एलिमेंट का पॉइंट P से, और ये डिस्टेंस होगा कितना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, क्या कोई डायरेक्शन के बारे में सोच सकता है कि इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट P पर कहां होगी। तो डीएल की तरफ फिंगर अलाइन कर दीजिए, ऐसा ऐसा, और आर की तरफ कर दीजिए कर्ल। थंब कहां आ रहा है, थंब आ रहा है इधर इधर। ठीक है, तो इस ऊपर वाले डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आर वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आर वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसी तरीके से इस नीचे वाले डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो ये डीएल की तरफ फिंगर अलाइन किया, आर की तरफ कर्ल किया, थंब आ रहा है नीचे, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे ऐसे। ये यहां से फिर से ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ गए। तो डीएल एलिमेंट की वजह से बनने वाली ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये भी एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ठीक है, चलिए इस डीबी की वैल्यू लिख लें क्या, तो डीबी हमारे पास क्या होगा, डीबी होगा म्यूनॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन 90 बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन 90 क्यों होगा समझ रहे हैं ना, क्योंकि डीएल एलिमेंट या तो प्लेन के अंदर आ रहा है, सॉरी, डीएल एलिमेंट या तो प्लेन के अंदर जा रहा है या नहीं तो प्लेन से बाहर आ रहा है, और जो आपका आर वेक्टर है वो आर वेक्टर इसी प्लेन में है। तो डीएल एलिमेंट यहां से बाहर आ रहा था, ऐसे बाहर, और आर वेक्टर इसी प्लेन में है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल 90 होगा। तो ये एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करके लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है। तो यदि हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को कर लें रिजॉल्व, मैग्नेटिक फील्ड को कर लें रिजॉल्व कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड रिजॉल्व करने के लिए मैं एक बार के लिए ये वाला एंगल मान लेता हूं कि ये एंगल है थीटा।
तो ये वाला भी एंगल कितना, थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से एंगल कितना, थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना, थीटा। तो इस बी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज बी कॉस थीटा होगा, और इस बी का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये बी साइन थीटा होगा। सिमिलरली, सॉरी बी नहीं, ये डी बी है। सिमिलरली इस बी का भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ विच इज डी बी कॉस थीटा, और इस dB का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ विच इज dB साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें dB तो इंटीग्रेट नहीं करना है, dB इंटीग्रेट नहीं करना है ना, क्योंकि dB का एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप चाहे तो 2dB साइन थीटा इंटीग्रेट कीजिए, वो भी चलेगा। आप चाहे तो सिर्फ dB साइन थीटा इंटीग्रेट कीजिए, वो भी चलेगा। बस फर्क इतना है कि यदि आप 2dB साइन थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने रिंग पर दो एलिमेंट लिया है, तो सिर्फ आधी रिंग के लिए ही इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने सिर्फ इंटीग्रेट करना है dB साइन थीटा को, तो मतलब है कि आप सिर्फ एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, तो पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कीजिएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आइए। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, मैं एक बार के लिए इसे लिख लेता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। चलेगा? क्या लिख लिया? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, है ना। तो डी बी कितना हो गया हमारे पास? डी बी की वैल्यू ये रही, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एल इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इस ट्राइंगल से लिख लें, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये ऊपर हमारे पास आ गया आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए करना है, मैंने एक ही एलिमेंट लिया है। चलिए, जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, आर बाहर, बाई 4 पाई बाहर, और ये जो डिस्टेंस है पूरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये पूरा डिस्टेंस बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल हो जाएगा म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएल इज एल। और ये एल क्या है? तो एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, और ये लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर है? इसमें टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन को हमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये जो लेंथ है वायर की, जो लेंथ एल है, दिस इज कैपिटल एन टाइम्स ऑफ 2 पाई आर के बराबर है, कैपिटल एन टाइम्स ऑफ 2 पाई आर के बराबर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, ये हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट पीट के भी याद रख सकते हैं, मैं एक बार के लिए आपको याद रखना सिखाता हूं। ये इरेज कर दूं ना, ये वाली बात देखिएगा, मैं इसको ऐसे याद रखना पसंद करता हूं, ये जो बी नेट है ये 2 में उठाकर ले आता हूं आगे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन आई, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द लूप, सॉरी ये मिस हो गया था, ये 3/2, ठीक है, सॉरी वो 3/2 स्किप हो गया था, एन आई ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 आ रहा है। ठीक है, ओके, मैंने क्या किया है? एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को ए लिख दिया है। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहां पे यदि मैं बोलूं कि x यदि काफी ज्यादा बड़ा है r से, तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे दिस इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई
एन आई ए बाई एक्स क्यूब